दोस्तों बात करें तो मार्केट के अंदर Realme और Poco दोनों ने अपने नए फोन्स को लॉन्च कर दिया और जो कंपटीशन है ना वो Realme और Poco दोनों के बीच चल रहा है क्योंकि Realme ने Realme GT 60 को लॉन्च किया है जो कि Snapdragon 7 Plus Gen 3 के साथ आता है और Poco ने लॉन्च करा अपना Poco F6 जो कि Snapdragon 8s Gen 3 के साथ है और जो Snapdragon 8s Gen 3 कंपैरेटिवली ज्यादा पावरफुल यहाँ पर निकल जाता है। और कीमत की बात करें तो हाँ, अगर मैं बेस वर्जन के बारे में बात करूं तो हाँ, Realme का जो फोन है वो 1000 रुपये ज्यादा महंगा है और कंपेरेटिव जो पोको है वो लगभग 30,000 से शुरू होता है। और हाँ, यहाँ पर मैं कोई इंक्लूडिंग ऑफर्स वगैरह फर्स्ट सेल डिस्काउंट ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जो रॉ प्राइस है, जो MRP है, जो कंपनी ने यहाँ पे निकाली है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगली चीज है कि कई सारे लोगों का कहना है कि 7 Plus G 8s Gen 3 यार सिमिलर प्रोसेसर है। यार इसके बारे में मैंने पास्ट में बात करी है और अभी बताता हूँ कि अगर आप AnTuTu स्कोर कंपेयर करोगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे दोनों, लेकिन एक बात है कि प्रोसेसर के अंदर AnTuTu स्कोर से आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते। ISPs यहाँ पे मैटर करते हैं, इसके साथ ही 5G मोडेम्स मैटर करते हैं, NPU मैटर करता है, काफी सारी दूसरी चीजें जिनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि Realme के फोन के अंदर प्रोसेसर पे कम फोकस है लेकिन दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस है। और क्या मैंने आपको बताया कि Realme GT 60 ये फोन जो है वो OnePlus Nord 4 बन के दोबारा से आने वाला है। हाँ यार, जून के एंड ये जुलाई की स्टार्टिंग में आपको ये फोन OnePlus की ब्रांडिंग के साथ मिलेगा और शायद कीमत इसकी 30 से 35,000 रुपए के बीच ही रहने वाली है। इसके साथ ही Realme GT 60 का जो बेस मॉडल है 128 GB, उसके अंदर आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिल रही है। अगली चीज यहाँ पर ये कि यहाँ पे 50 MP का LYT600 सेंसर यहाँ पे इंक्लूड किया गया Realme के अंदर। यहाँ पे आपको LTPO कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल रही है। यस, ये फीचर इन्होंने डाला है Realme के अपने फोन के अंदर और ये चलता है Android 15 विथ Realme UI 5 के साथ। इसके साथ ही अगर हम बात करें Poco F6 की तो यार इसके अंदर आपको कोई LTPO पैनल नहीं है, बस यहाँ पे आपको 10+2 बिट का पैनल है और ये पैनल वैसा जैसा Poco X6 Pro का था। 50 MP का मेन कैमरा, Sony IMX822 सेंसर विद OIS और 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। यहाँ पे आपको Snapdragon 8s Gen 3 Android 14 बेस्ड है, Xiaomi HyperOS पे चलता है और ओवरऑल देखा जाए तो HDR10+, Dolby Vision, DC डिमिंग इन सबको सपोर्ट करता है। और एक खास बात है कि 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे जो चार्जिंग है वो 90 वॉट पे कैप रखी है, जबकि 120 वॉट का चार्जर यहाँ पे प्रोवाइड किया पोको ने। जबकि यहाँ पर जो Realme है उसने यहाँ पे 100 वॉट की चार्जिंग है लेकिन बैटरी बड़ी। देखा है तो दोनों ही फोन काफी सही है और अपनी अपनी प्राइस कैटेगरी में अच्छे ऑप्शन यहाँ पे बन सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि Realme और पोको में से लोग जो है वो किस ऑप्शन को यहाँ पे लेना पसंद करते हैं। अगली चीज यहाँ पर आपको ये भी बता सकता हूँ कि Realme और पोको के बीच में एक सिंपल सा कंपटीशन है कि दोनों कंपनीज अब धीरे धीरे OnePlus को टक्कर देना चाहती हैं क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट के अंदर OnePlus ज्यादा बिकता है। पोको ने हाल ही में OnePlus से ज्यादा फोन्स बेचे और Realme पोको से भी ज्यादा फोन्स यहाँ निकालता है। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि आगे चलकर जो Realme की जो ब्रांड परसेप्शन है, जहाँ पे वो सस्ते फोन्स निकालते तो वो खरीदते हैं लोग, लेकिन जैसे ही महंगा फोन निकालते हैं लोग उसको अवॉइड करते हैं और वेट करते किसी सेल का जहाँ पे डिस्काउंटेड रेट में उसे देखने को मिले। तो ये छोटी सी जो इमेज है क्या Realme से चेंज कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये एक देखने वाली बात है। अगली चीज यहाँ पर ये हो सकती है कि जो पोको है वो भी इस चीज को डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है और देखने वाली बात होगी क्या पोको यहाँ पे कैसे कंपटीशन दे पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पोको F6 है वो सिर्फ Realme के साथ कम्पीट नहीं कर रहा, वो यहाँ पे कम्पीट करेगा OnePlus के Nord 4 के साथ। तो यार देखने वाली बात होगी ये भी। इसी के साथ ही बात करें तो इंडिया के अंदर मैं हमेशा टॉप 5 स्मार्ट वॉचेस ब्रांड के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको नंबर 1 पोजीशन फायरबोल्ट की है, फिर नॉइस कंपनी आती है, फिर बोट का नंबर आता है, फिर टाइटन है और फिर पोजीशन है बीट्स XP की। और TWS के बारे में बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बोट निकालता है, फिर बोल्ट ऑडियो है, फिर यहाँ पे आपका नॉइस है, फिर Realme है, फिर ओप्पो है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे वो कंपनीज आगे है जो सस्ते में प्रोडक्ट्स निकालते हैं। स्मार्ट वॉच सेगमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो जो कंपनी ने अफोर्डेबल रेट में ढंग का प्रोडक्ट निकाल दिया ना वो चीज है। और फायरबोल्ट के बारे में बात है कि फायरबोल्ट जैसी कंपनी बिल्कुल सस्ते से सस्ते रेट के अंदर प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट के अंदर निकालती है ताकि वॉल्यूम के अंदर ये गेम खेलते। हालांकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमेशा बेस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है और बेस्ट प्रोडक्ट हमेशा बेस्ट सेलर हो ये भी जरूरी नहीं है। ये दो चीजें टोटली इंडिपेंडेंट रहती है। बेस्ट सेलिंग कार हमेशा बेस्ट कार नहीं होती और जो बेस्ट कार होती है वो हमेशा बेस्ट सेलिंग कार नहीं होती। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो यार यही एक सिंपल सा चीज है कि इंडियन मार्केट के अंदर एग्जैक्टली में क्या होता है कि ज्यादातर जो स्मार्ट वॉचेस होती है वो 3000-4000 तक है और सेम 2000-3000 का ही प्राइस पॉइंट है जहाँ पे लोग TWS लेना पसंद करते हैं। इंडियन मार्केट के साथ एक और अच्छी बात यहाँ पर ये कि यहाँ पे लोग 5000 रुपए के ऊपर ज्यादा स्पेंड नहीं करते और 5000-6000 रुपए अगर डालेंगे तो वहां पे आपको और बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं
और सैमसंग की वॉचेस आती है Wear OS के साथ, उनकी कीमत यहाँ पे ज्यादा रहती है। बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने प्रीमियम प्रोडक्ट एक्सपीरियंस नहीं किया है, जिस कारण से जो सेल्स होती है बजट सेगमेंट वो इंक्रीज हो रही है। अगर धीरे धीरे लोग प्रीमियम सेगमेंट के ऊपर मूव ऑन करे और उनके प्रोडक्ट्स को देखे और चेकआउट करे तो हो सकता है इनकी सेल्स के ऊपर एक इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो स्मार्ट वॉचेस के लिए प्रायोरिटी जो रहती है ना लोग की उतनी ज्यादा नहीं रहती। लोग स्मार्टफोन के ऊपर ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन TWS स्मार्ट वॉचेस के ऊपर अभी भी नहीं कर रहा है। देखने वाली बात है, जब इस चीज के अंदर शिफ्ट आएगा ना तब हम इन छोटी छोटी जो कंपनीज रहती है ना इनकी सेल्स के ऊपर एक इम्पैक्ट देखेंगे। अब ये इम्पैक्ट कब आएगा, कैसे आएगा, शायद 2 साल 3 साल 4 साल में कुछ चीजें क्लियर हो। हाँ, हम तब भी यहाँ पे बने रहेंगे और तभी हम उसके बारे में बात करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और इसी के साथ ही एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आती है सैमसंग से रिलेटेड, जो कि सैमसंग का Z Fold 6 और Z Flip 6 है। अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे ना तो वहां पे आप पता चलता है कि उनके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आने वाला है। अब सैमसंग ने लास्ट ईयर क्या किया था कि 8 Gen 3 निकाला, और इस साल S24 के अंदर उन्होंने कुछ फोन में Exynos निकाला और कुछ फोन में 8 Gen 3 निकाला, लेकिन इस बार प्लान है कि सब जगह 8 Gen 3 निकालेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि Exynos बेकार है इसलिए स्नैपड्रैगन के ऊपर जा रहा है, जबकि उन्हें मालूम है कि इस Exynos के साथ भी चीजें चल सकती है, लेकिन उनका प्लान ये कि एक ही मॉडल बनाएंगे, एक ही जगह बनाएंगे, उसे हर जगह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगली चीज है कि स्नैपड्रैगन के साथ डील कर रखे और सैमसंग को ना 2 चिप में निकालने का वैल्यू नहीं निकल रही, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना ज्यादा नहीं बिकेगा, इसलिए स्नैपड्रैगन का डाल के यहाँ पे काम करेंगे ताकि उसका यहाँ पे बेनिफिट मिल जाए। लेकिन फिर भी देखते क्या रहता है, क्योंकि फोल्डेबल मार्केट इंडिया में बहुत तेज से गर्म हो रहा है। क्योंकि देखा जाए तो आपको एक बात बता सकता हूँ, वीवो अपना फोल्डेबल अगली महीने लाने वाली है। इसके अलावा OnePlus का भी ओपन 2 आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ओप्पो का भी सुन रहे हैं, हो सकता है अगले साल Xiaomi अपना फोल्डेबल ले आए। इसी के साथ ही यहाँ पर ये भी सुनने में आता है कि ऑनर कंपनी अपना मैजिक सीरीज पे फोल्ड ला सकती है। तो फोल्डेबल मार्केट धीरे धीरे गर्म हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे चीजें मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे हाल फिलहाल फोल्डेबल ऐसा कोई खास फ्यूचर नहीं है। नीश मार्केट में कहता हूँ ऑलरेडी 4 से 5% लोग होते हैं जो फोल्डेबल के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी फोल्डेबल टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक, बहुत ही ज्यादा एडवांस लगती है। देखने वाली बात है कि जो फोल्डेबल का मार्केट गर्म हो रहा है वहां पे क्या चीजें रहती है, क्योंकि रेगुलर स्मार्टफोन से फोल्डेबल कम्पीट करती नहीं है। फोल्डेबल की अपनी अलग लीग है, अलग ही कैटेगरी है यहाँ पे। और इसी के साथ ही बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल काफी अच्छा काम कर दिया। उन्होंने अपना यहाँ पे Copilot प्लस PC निकाला, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो AI टेक्नोलॉजी रहती है वो आपकी यहाँ पे काम करेगी आपके लैपटॉप या आपके PC के अंदर। हाल फिलहाल ही स्नैपड्रैगन के जो X सीरीज के जो प्रोसेसर आते हैं उनके साथ उन्होंने अपने सरफेस निकाले, उनके साथ है, और आने वाले समय इंटेल AMD के साथ भी लोग यहाँ पे काम करेंगे। एक अच्छी बात है कि ऑन डिवाइस AI के बारे में बात हो रही है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपना रिकॉल नाम का फीचर भी निकाला है, जिसका मतलब ये कि यहाँ पे आप जो भी आप स्क्रीन पे काम कर रहे हो आपके कुछ स्क्रीनशॉट लेता रहेगा और लोकली आपके डिवाइसेस के अंदर स्टोर करेगा। हालांकि इसके ऊपर प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न हो सकता है, हालांकि जो डेटा है PC के अंदर किस तरीके से सिक्योर रहेगा, इसका किस तरीके से मिसयूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो डेटा जो स्क्रीनशॉट लेगा ये डेटा के बेसिस पे AI को ट्रेन किया जाएगा ताकि AI यहाँ पे सीख सके आपके यूजर एक्सपीरियंस को लेके। तो वो एक छोटी सी चीज यहाँ पर लगती है, लेकिन डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डीपली इंटीग्रेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे काम किया है। और इवन जो स्नैपड्रैगन X सीरीज के साथ जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 का जो नया अपडेट, ये चीजें जो यहाँ पर आएंगी वहां पे ये भी पता चलता है कि एप्पल के जो M3 मैकबुक एयर है ना उससे बेटर परफॉर्मेंस और उससे बेटर बैटरी लाइफ यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। तो यार ये एक बहुत बड़ी चीज है, और मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के 2 बड़े टारगेट है इस बार, कि पहले तो AI को इंटीग्रेट करना अपने OS अपने हार्डवेयर के साथ, अगली चीज है ARM वाले प्रोसेसर के ऊपर जाना जहां पे ARM टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डाला जा सके। विंडोज 11 के साथ ये चीज हम देख रहे हैं, हो सकता है कि विंडोज 12 इस चीज को नेक्स्ट लेवल लेके जाए, इंतजार करेंगे, लेकिन हाँ ये एक चीज यहाँ पर हो सकती है। इसी के साथ ही बात करें तो नेक्स्ट आईफोन के बारे में कुछ बातें पता चली, और नेक्स्ट से मेरा मतलब iPhone 16 नहीं है, मेरा मतलब iPhone 17। और सुनने में आया कि जैसे इस बार उन्होंने iPad Pro स्लिमेस्ट एप्पल प्रोडक्ट हो गया, ऐसे ही एप्पल वाले अपना iPhone 17 स्लिम निकालेंगे, जिसकी कीमत यहाँ पे iPhone 17 Pro Max से ज्यादा होगी, और वो उनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा जिसके अंदर को सारी चीजें मिलेंगी, और ये सबसे पतला आईफोन होगा। अब देखना कि पतला बनाने के चक्कर में बैटरी के ऊपर सैक्रिफाइस नहीं करते तो वो एक बेटर चीज होगी, क्योंकि बैटरी आईफोन के अंदर ज्यादातर के अंदर इतनी खास चलती नहीं है। इसी के साथ ही बात करें तो वोडाफोन आइडिया जो है वो इंडिया के अंदर अपना 5G शायद आने वाले 6 महीने में ला सकती है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने फंड्स रेज करे, एरिक्सन जैसी कंपनीज के साथ बातें चल रही है जहां पे यहाँ पे 4G और 5G के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगी, और बहुत ही जल्दी एरिक्सन जैसी कंपनी यहाँ पे अगर 5G इक्विपमेंट देती है तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया बहुत ही जल्दी इंडिया में अपना 5G रोल आउट करेगी। हालांकि कुछ सिटीज के अंदर मिनिमम 5G रोल आउट ऑब्लिगेशन के कारण कुछ जगह 5G को रोल आउट किया गया, जिस कारण से यहाँ पे कुछ जगह वोडाफोन आइडिया का 5G अवेलेबल, लेकिन वो बहुत ही हैंडफुल मुट्ठी भर जगह है।
पैन इंडिया की बात करें तो बहुत ही जल्दी इस चीज का सामना देखने को मिल सकता है और होपफुली 2024 के एंड तक वोडाफोन आइडिया इंडिया में 5G निकालती है, कमाल का बात होगी यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो गूगल पिक्सल से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। गूगल यहाँ पे बात चल रही है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ, जहां पे वो इंडिया में अपने पिक्सल फोन्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और हो सकता है जो पिक्सल 9 सीरीज है वो इंडिया में बने, और अगर वो इंडिया में बनती है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस के अंदर एक काफी रिडक्शन देखने को महसूस कर सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि गूगल अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से यहाँ पे डेवलप करती है। लेकिन एक बात अच्छी लगी मेरे को कि जो गूगल है वो इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से सीरियसली ले रही है और वो ये चाहते कि इंडिया में और अच्छे तरीके से काम करे, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं, सर्विस सेंटर इंक्रीज कर रहे हैं। बस फ्लिपकार्ट के अलावा दूसरी जगह भी फोन्स अगर अवेलेबल करवा दे तो बेटर चीज है, और इंडिया स्पेसिफिक पिक्सल फोन्स को थोड़ा डिजाइन करना शुरू कर दे, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे उसका हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, कुछ चीजें यहाँ पे सॉल्व कर दे, नेटवर्क रिलेटेड चीजें, बहुत सही फोन हो सकता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की टेक न्यूज। थैंक यू यहाँ पर बने रहने की। मैं यहाँ पे आपको अपने अगले टेक न्यूज के सेक्शन मिलता हूँ। गुड बाय।